अस्सलाम वालेकुम। आज का जो चैप्टर का डिस्कशन है वो चैप्टर 7 पे है, टेक्निक्स ऑफ लॉ एंड रेमेडीज़। तकनीक, कानून की तकनीक और तदारुक। कानून की क्या तकनीकें हैं और उसके लिए आपको क्या रेमेडीज़ या तदारुक मिल सकते हैं। आपको मालूम है कि जब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है या समाज में कुछ चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है कि जो कानून है उनकी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। समय के साथ कानून बदलता रहता है और जो ये चेंजेस के साथ साथ क्या होगा, वो उसमें कुछ क्रिमिनलिटी भी ऐड होगी। मतलब जुर्म करने का तौर तरीका भी लोगों का बदलता है। जैसे आज आपको मालूम है कि इंटरनेट एक बहुत उपयोगी चीज़ भी है और दुरुपयोगी चीज़ भी है। मतलब उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग जो है आपको प्रैंक कॉल करते हैं और उसके बाद जो है आपका ओटीपी जान के आपका पैसा ले लेते हैं। तो इस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो समाज को मद्देनज़र रखते हुए ही उसको बनाते हैं। समाज में समाज की जो बुराइयां हैं उसको देख के ही कानून की बनाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे आपको मालूम है कि जैसे जैसे समाज बढ़ेगा वैसे वैसे समाज के अंदर जो उसकी अच्छाई और बुराई है वो एक साथ बढ़ेंगी। तो समाज में जैसे अच्छाई बढ़ेगी उसी उल्टा जो होगा वो ये होगा कि समाज में जो कुछ लोग होंगे जो लॉ को तोड़ना चाहेंगे, कानून को तोड़ना चाहेंगे, वो निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जो है कानून की कोई अहमियत नहीं समझते हैं और वो जब अहमियत नहीं समझते हैं तो वो क्या करते हैं, कानूनों को तोड़ते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो बेसिक कानून है तो वो दो भाग में उसको बाइफरकेट या डिवाइड किया गया है। उसमें दोनों जो कानून हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं सिविल कानून और जो है क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ यानी दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून में अक्सर आप देखोगे कि वो चीज़ें उन चीज़ों के मुकदमे चलते हैं जिसमें आप जो है किसी से अपने हक और फैसले की बात करेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल कानून है उसमें सज़ा का प्रावधान होगा। वहाँ पे भी आप अपने हक की बात करेंगे, लेकिन जिसने आपके खिलाफ हक तलफी करी होगी आप उसके लिए सज़ा का प्रावधान रखेंगे। ये जो है फौजदारी कानून में है। लेकिन जो दीवानी का कानून है, दीवानी के कानून में आपने जिसके लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस हक के लिए आपने केस फाइल किया था वही हक जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सिविल कानून और क्रिमिनल कानून की बात है। और इसी तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीपीसी और सीआरपीसी का जिक्र है। तो ये सीपीसी जो है, ये जो आप सीपीसी देख रहे हैं, ये जो सीपीसी आपको दिख रहा है इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहते हैं। यानी इसको बोलेंगे दीवानी का कानून है ये कोड ऑफ, और ये दर्जा बंद है इसलिए इसको कोड बोला जाएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फिर ये वी नहीं है, ये सीआरपीसी है, ट्रांसलेशन में इशू है तो इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्योंकि ये भी दर्जा बंद है तो इसके लिए भी इसको कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि कानून जो है वो बहुत सारे तरीकों का हो सकता है, लेकिन जो उसकी बुनियादी असल वजूहात है और उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दीवानी का कानून और फौजदारी का कानून। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, अगर आपसे कोई पूछे कि कानून की दो बड़ी शाखें कौन सी हैं तो आप बताएंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ये दो बड़ी शाखें कानून की हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। और इन दोनों के बीच में जो अहम फर्क है वो ये है कि इसमें जो है सजा का प्रावधान नहीं है, नो पनिशमेंट। यहाँ पनिशमेंट नहीं मिलती है, जिस हक की खिलाफवर्जी होती है, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट। ठीक है, नो पनिशमेंट। ठीक है, और इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, यानी आप इसमें सजा करवाते हो, जेल जाता है आदमी जिसने आपके खिलाफ कानून की हक तलफी करी होगी, उसको पनिशमेंट मिलती है। ये बेसिक इसमें फ़र्क है। इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि इसमें जो है पनिशमेंट है क्रिमिनल लॉ में और इसमें पनिशमेंट नहीं है। एक चीज़ और समझने वाली बात यह है
कि दीवानी का कानून और फौजदारी का कानून। सिविल लॉ को बोलते हैं दीवानी का कानून और क्रिमिनल लॉ को बोलते हैं फौजदारी का कानून। ठीक है, ये दो अहम शाखें हैं कानून की जिसको समझने की कोशिश है। अब उसमें कि किस तरीके से किसी शख्स को सजा मिल सकती है और किस शख्स को किस तरीके से उसके हुकूक मिल सकते हैं वो दर्जाबंद है। तो उसमें जो कानून सिविल के लिए है यानी दीवानी के लिए है उस कानून को बोलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक, और जो फौजदारी का कानून है उसको बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये अब बदल गया है, इसका नया नाम हो गया है, इसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी 2023 में इसमें तब्दीली आई और 1 जुलाई से ये लागू हो गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, 2023 में नए कानून आए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी के रद्द-ए-अमल में आया है, और दूसरा कानून जो आया, तीसरा कानून जो आया है वो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानून आए हैं 2023 में, लेकिन लागू 1 जुलाई से हुए। अब सवाल ये है कि जो कानून नए लागू हुए या 2 शाखें जो कानून की हैं वो क्या है, दीवानी का कानून है और फौजदारी का कानून है। वैसे तो और भी लॉ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, काफ़ी लॉ हैं, लेकिन जो अहम शाखें हैं कानून की उसमें जो बड़ी शाखें हैं वो है दीवानी कानून और फौजदारी कानून। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा वो शख्सी कानून भी देखा, पर्सनल लॉज भी एक कानून की शाख है, उसमें भी हमने देखा कि कैसे पर्सनल लॉज में हम लोग काम करते हैं। लेकिन पर्सनल लॉज में भी दीवानी और फौजदारी का उसूल हमने देखे, कैसे कि अगर किसी औरत को नानकफा नहीं मिलता है यानी मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो दीवानी के कानून और फौजदारी के कानून दोनों प्रयोग कर सकती है। सीआरपीसी के अंदर 125 धारा के अंदर वो जो है मेंटेनेंस के लिए जा सकती थी पहले, अब वो धारा बदल गई है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। तो 125 के तहत, पुरानी वाली धारा के तहत वो अपना नानकफा ले सकती थी अपने शौहर से और या उसके जो है माँ बाप से। तो वो अगर नहीं देता था तो शौहर को जेल भी हो सकती थी। ठीक है, तो जेल भी हो सकती थी, इस वजह से वो क्रिमिनल का जो फौजदारी का कानून है उसके अंदर भी जो है कार्रवाई कर सकती थी। ठीक, तो ये इस तरीके से दीवानी कानून और फौजदारी कानून की बात को समझने की कोशिश की जा रही है कि ये 2 शाखें हैं और उसमें क्या क्या तरीके से आप जो है तदारुक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके से आपको रेमेडीज मिलेगी। ठीक है, अब आपको ये स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी शख्स ने, यानी क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी का कानून, फौजदारी के कानून का एक महत्वपूर्ण जो उसूल है वो ये है, डिक्टम जिसको बोलेंगे, वो ये है कि अगर किसी शख्स ने जो है चोरी की है तो उसको वो चोरी करने की सज़ा एक ही बार मिलेगी, दोबारा उसको वो सज़ा नहीं मिलेगी। जैसे ये पेन है और मैं ये पेन चुरा के ले जाऊं, ठीक, तो मुझे एक बार चोरी करने की सज़ा मिलेगी। क्या दोबारा आज की तारीख में, अगर आज तारीख हो रही है 1 दिसंबर 2024, तो 1 दिसंबर 2024 को अगर ये मैं पेन चुराता हूं तो मुझे इसकी सज़ा एक बार मिलेगी। अगर दोबारा 2 तारीख को मैंने फिर ये काम किया तो मुझे 2 तारीख के लिए अलग से सज़ा मिलेगी। तो एक जुर्म के लिए आप किसी भी शख्स को एक बार ही उसको जो है मुलजिम ठहरा सकते हैं। अगर वो दोबारा करता है तो उसके लिए दोबारा कार्रवाई करनी पड़ेगी और दोबारा जो है उसके खिलाफ सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, और जितनी बार जो वो जुर्म करेगा वो सारे अलग अलग चीज़ों में देखे जाएंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर किसी शख्स ने चोरी की, जैसे ट्रेन की चोरी का मामला होता है कि एक शख्स जो है लखनऊ से बैठा और दिल्ली आ रहा था और उसके साथ जो है किसी ने जो है उसके सामान को चुरा लिया। अब सवाल ये पूछते हैं कि उसका मुकदमा कहाँ दर्ज होगा। तो लखनऊ से दिल्ली के रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़े वो किसी भी स्टेशन पे करा सकता है, या लखनऊ में भी करा सकता है, दिल्ली में भी करा सकता है, जहां उसको सहूलत लगे वहां वो मुकदमा दर्ज करा सकता है। अब सवाल ये है कि उसको जो है उसके खिलाफ उसका मुकदमा चलेगा कहाँ। तो इसमें इन कोर्ट में से भी जो भी जिले पड़ेंगे उनमें से किसी भी कोर्ट में यहाँ पे मुकदमा उसका चल सकता है, जहाँ एफआईआर दर्ज होगी वहाँ मुकदमा चल सकता है। एक दूसरा सवाल ये आता है कि अगर वो शख्स जिसने जुर्म किया था उसकी गिरफ्तारी पुणे में होती है
ठीक। तो अब उसका मुकदमा कहाँ चलेगा, तो मुकदमा तो दर्ज लखनऊ से दिल्ली के बीच में हुआ है, तो वो किसी भी शहर, लखनऊ से दिल्ली के बीच में अगर मान लेते हैं कि गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हो गया तो गाजियाबाद में मुकदमा चलेगा। और वो अगर पुणे से गिरफ्तार भी हुआ तो वो पुणे से पुलिस उसको गिरफ्तार करके गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और जो है कार्रवाई उसकी गाजियाबाद में चलेगी। ठीक है, तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, हम इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की क्या तकनीक है, और कानून की तकनीक क्या है उसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे उसका तदारुक क्या है, कानून हमें क्या क्या चीज़ें रेमेडीज देता है। मतलब किसी के कानून, किसी का जो है हक तलफी हुई है या खिलाफ वर्जी हुई है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऐसे मैकेनिज्म या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिसके तहत आप उसको जो है अपने हक को वापस ले सकते हो। इस तरीके की चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अगर आपके हक का या कानूनी अधिकार जो है आपका ख़त्म हुआ है वो कैसे आप ले सकते हैं। ये चीज़ जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये दो चैप्टर में डिवाइडेड है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। टेक्निक 1 में हम लोग देखेंगे कि सिविल कानून क्या है, क्रिमिनल कानून क्या है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सिविल कानून यानी दीवानी का कानून और फिर क्रिमिनल कानून यानी फौजदारी का कानून, उसकी ये दो अहम शाखें हैं कानून की। और इन शाखों में जो चीज़ें हैं वो समझने वाली यह है कि सिविल यानी दीवानी के कानून में आपको सज़ा नहीं मिलती है, और फौजदारी के कानून में सज़ा एक अहम प्रावधान है जिसके ज़रिए किसी भी शख्स का अगर उसकी हकों की हक तलफी हुई है तो वो उसको वापस उस तरीके से दिया जाता है कि उसको सज़ा दी जाए। अब इस जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसके मकासद क्या है? इसके मकासद ये हैं कि आप ये जान पाएंगे कि क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या है, मतलब फौजदारी का कानून क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फौजदारी का कानून वो कानून होता है जिसके ज़रिए किसी भी शख्स को सज़ा दी जाती है। अगर किसी ने शख्स ने खिलाफ वर्जी करी, मान लो ये पेन किसी शख्स ने चुराया, अब उसको क्या हुआ, इसको नाजायज़ फ़ायदा हुआ, ठीक है, और जिस शख्स का ये पेन था उस शख्स का नाजायज़ नुकसान हुआ। तो अब इस जरिए आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस शख्स ने ये पेन चुराया है उसको जो नाजायज़ फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा वो वापस करेगा। दूसरी चीज़ ये है समझने की कि अगर कोई शख्स ये पेन चोरी कर सकता है तो वो किसी और के साथ भी बड़ा अपराध कर सकता है। इसलिए ये एक थ्योरी चलती है कानून में, और वो भी फौजदारी के कानून में, कि जो शख्स अगर किसी दूसरे शख्स के साथ चोरी कर सकता है तो उसका समाज में रहना ठीक नहीं है, उसको थोड़ी दिनों के लिए आइसोलेशन में रखो। आइसोलेशन में रखने का मतलब होता है जेल, ठीक। और अगर उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया, चोरी तो एक आज के ज़माने में छोटा अपराध है लेकिन अपराध है, उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अगर किसी शख्स ने किसी शख्स का कत्ल कर दिया तो अब उस शख्स का समाज में रहना जो है ठीक नहीं होगा, इसीलिए उसको जल्दी से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है ताकि वो उन शख्स जिन्होंने उसको ये कत्ल करते हुए देखा है उसको वो डरा धमका के उसके खिलाफ से गवाही हटा ना सके, इसलिए जेल भेजना ज़रूरी होता है, ठीक। अब लेकिन हमारे यहाँ कानून क्या है कि जेल इज़ अ रूल, जेल इज़ अ एक्सेप्शन एंड बेल इज अ रूल। इसका मतलब समझिए कि जेल तभी भेजा जाएगा जब बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, और बेल देने का प्रावधान ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ लाइफ और लिबर्टी, किसी शख्स की शख्सी आज़ादी को बहुत तवज्जो दी जाती है और ना कि जेल भेजना को तवज्जो दी जाए, ठीक है। तो हमारा जो कानून है वो ये, उसका जो पस मंज़र है वो ये कहता है कि आप जो है किसी भी शख्स को बेल देने की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहेंगे, ना कि जेल भेजने, ठीक। लेकिन अक्सर इस दौर में हम देख रहे हैं कि वो ऐसा हो नहीं रहा है, वो ज़्यादा जेल भेजने की तरफ है, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि लोग क्रिमिनलिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शख्स क्रिमिनल बन रहा है तो उसमें ये देखना पड़ेगा समाज का क्या रोल है, ठीक है, समाज ऐसे शख्स को किस तरीके से डील कर रही है और वो क्यों मजबूरी में हुआ है। क्योंकि अभी हम देखेंगे नज़रियात, सज़ा के नज़रियात, पनिशमेंट के जो थ्योरीज है उस पर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो समाज है उसका क्या रोल होता है, फैमिलीज़ है उसका क्या रोल होता है किसी भी शख्स के मुलजिम बनने में या जुर्म करने में, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में आप समझ पाएंगे कि क्रिमिनल कानून क्या है, यानी फौजदारी के कानून क्या है, दीवानी के कानून की जानकारी आपको मिलेगी। दीवानी के कानून में आप क्या करेंगे, जैसे किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी के हिस्से को ले लिया या ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया, अब उसके पास क्या तदारुक है, उसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, वो आप जो है उसमें कोर्ट में जाके क्या अपनी जो है
कंप्लेंट डालेंगे और उसमें जो है अपनी प्लीडिंग्स में क्या लिखेंगे जिससे आपको वो मिले, ये इस चैप्टर में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, कितने तरीके की पनिशमेंट हो सकती हैं, मतलब आप कितने तरीके की सज़ा हो सकती हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सज़ा, पहले तो एक सज़ाए मौत का प्रावधान हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो सज़ा का प्रावधान है वो ये है कि उसको ताउम्र कैद हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट जिसको बोलते हैं, वो ताउम्र जो है जेल में रहेगा। फिर जो है कुछ सज़ा जो है टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे किसी शख्स ने चोरी करी तो उसके लिए सज़ा 3 साल है, घर में चोरी करी तो 7 साल की सज़ा है। तो वो सज़ा का प्रावधान उसके लिए मालूम है कि ये इतने समय तक जो है इसको जेल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए एक सवाल है, होमवर्क है, आप ये बता करके आइएगा कि सज़ा और जेल यानी इम्प्रिजनमेंट, किसी शख्स को कैद करना और किसी शख्स को जेल भेजना, इसमें क्या कोई फ़र्क है? ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको इस चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि आप अगर कोई मुकदमा कोर्ट में दायर करना चाहते हैं तो उस मुकदमे में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, लिखना क्या ज़रूरी है। जैसे आप क्या चीज़ लिखेंगे, अदालत का नाम लिखेंगे, अदालत के नाम के साथ साथ आप जो, अगर आपने केस फाइल किया है तो आप अपना नाम लिखेंगे और जिसके खिलाफ केस फाइल किया है उनका जिक्र करेंगे कि ये शख्स जो है इस केस में मुलव्विज़ है या इनसे मुझे अपने हक का खतरा है, इसलिए इनको पार्टी बनाना ज़रूरी है। फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने हक की तदारुक मिल सकती है। जैसे किसी शख्स ने दूसरे शख्स से मुआहदा किया और उसने कहा कि मैं ये घड़ी जो है, आपकी घड़ी 5,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। अब वो शख्स ने आखिरी वक्त जिस दिन तय हुआ था, मान लेते हैं 1 दिसंबर 2024 को तय हुआ था कि उसको ये घड़ी खरीदनी थी, 5,000 रुपये मुझे देने थे और घड़ी उसको लेनी थी। अब उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसने जो है मुआहदे को पूरा नहीं किया और मुआहदा जो है टूट गया। अब ऐसे में मेरे पास क्या राइट है, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूं उसके खिलाफ। एक तो जो है केस कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का, तो कानून के मुआहदे के खिलाफ वर्जी का। दूसरा, ये भी मेरे पास एक राइट है कि मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसके खिलाफ जाऊं और ये कहूं कि जनाब, अगर आपने घड़ी के लिए कहा है तो अब आपको घड़ी लेनी ही पड़ेगी। तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ में भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ भी उसको मिल सकती है, ठीक है। तो या तो आप जो है सिविल कानून में क्या है, सिविल कानून में आप जो है या तो मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर जो भी हुआ है, जो नुकसान आपको हुआ है, वो नुकसान की भरपाई ले सकते हैं। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने जो मुआहदा किया था आप उसको अमल में लेके आइए। अगर आप अमल में नहीं लेके आ रहे हैं तो आप जो है आपके खिलाफ आपको वो पैसे देने पड़ेंगे जो जितना नुकसान दूसरे शख्स को हुआ। तो इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं। फौजदारी के कानून में आपके पास क्या क्या रिलीफ है? फौजदारी के कानून में भी आपके पास जो रिलीफ है वो ये है कि आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा दर्ज करने के बाद क्या होगा कि उसको सज़ा का प्रावधान होगा, दोनों तरफ से गवाही होगी। गवाही होने के बाद जज अपनी बात रखेगा, जज जो है आदेश देगा और जज के जो ऑर्डर्स होंगे उसको जो है फिर उसको सज़ा माना जाएगा। जज ने अगर सज़ा मुकर्रर कर दी, उसने मान लिया कि ये शख्स जो है गलत था, तो वो सज़ा देगा और सज़ा में जो भी सज़ा दी जाएगी तो उसको जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में आईनी और तदारुक भी हैं। आईनी तदारुक में आपके पास 5 बड़े तदारुक हैं। हेबियस कॉर्पस की रिट है, मेंडेमस की रिट है, सर्टियोररी की रिट है, प्रोहिबिशन को वारंटो की रिट है। ये रिट जो है आपने अक्सर अपने आसपास लोगों से सुना होगा कि हमने रिट डाल दी हाई कोर्ट में, हमने रिट डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। ये रिट होती क्या है? असल में अंग्रेज़ी कानून से हमारा कानून जो है बहुत मुतासिर है, तो उस मुतासिर होने के ज़रिए से हमने ये चीज़ रिट की चीज़ ली है। तो अंग्रेज़ों में पहले जो है जज राजा जो थे वो एक आदेश लिख देते थे, तो वो रिट होती थी, उसको रिट कहते थे। तो वो भारत में भी उसको इसी तरीके से लागू किया गया और उसको आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में आइन के अंदर और 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर ये रिट दी गई हैं कि अगर किसी शख्स की मौलिक हुकूक यानी जो बुनियादी उसूल हैं, बुनियादी हक जो हैं, बुनियादी हुकूक जो हैं, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो तुरंत जो है अनुच्छेद 32 में यानी आइन का जो 32वां आर्टिकल है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 में आप क्या हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ये रिट का है। आप रिट में जो है डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे आगे कि रिट में हम कौन कौन सी रिट की बात करेंगे। फिर
हम लोग बताएंगे कि एक एक्सप्लेनेशन है कि PIL क्या होती है। आपने सुना होगा कि फला शख्स ने PIL डाल दी और जो है PIL में ये सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL डाली और उसका ये फैसला आ गया। PIL क्या होती है? जनहित याचिका, यानी कोई एक शख्स जो पब्लिक के लिए काम करता है वो जाके क्या करता है, वो एक पिटीशन कोर्ट में करता है और कहता है कि जनाब इस काम से ये बुनियादी हुकूक जो है वो लोगों के उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप इस पे कोई रिट जारी कर दीजिए। इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। वो अपने लिए नहीं, लेकिन एक आवाम के लिए, अवामी काम के लिए वो काम कर रहा है, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप ये आपके मकासद हो गए, मकासद आपने देख लिए। अब देखिए, इसमें PIL की बात हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। अब जो है सजा के नजरियात, ये आपको समझने की कोशिश करिए कि सजा के नजरियात क्या हैं और क्यों। जैसे मैंने आपको बताया कि सजा देना क्यों जरूरी है या किसी शख्स को किस नजरिए से सजा दी जाएगी। जैसे पहली थ्योरी जो है उसको बोलते हैं डेटेरेंट थ्योरी। डेटेरेंट थ्योरी का मतलब यह है कि किसी शख्स ने अगर जुर्म कर दिया तो उसके अंदर और जो दूसरे लोग उससे मुतासिर हो उनको रोकने का काम करना, यानी उनमें एक दहशत बिठाने का काम करना कि आइंदा ऐसा कोई काम ना हो। इसको बोलते हैं डेटेरेंट थ्योरी, डेटेरेंट नजरिया। मतलब उसमें जो है शख्स जो है जिसने जो मुल्जिम है उसको ऐसी सजा दी जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं जो कभी ऐसा काम करने को मुतासिर हो सकते हैं उनके दिलों में दहशत बैठाने का काम ये डेटेरेंट थ्योरी करती है। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान रखते हैं, जो इस नज़रिया के मानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो उसमें सज़ाए मौत की बात करते हैं। ठीक है, वो सज़ाए मौत की बात करते हैं ताकि, और इसका मकसद भी यही है कि जिस शख्स ने अगर जो मुल्जिमाना जहनीत का शख्स है और उसने ये जहन बना लिया था कि उसने कत्ल किया है, तो अब उसको जो है सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए ताकि एक समाज के लिए आईना बन जाए कि वो कोई भी शख्स ऐसा कोई काम ना करे। तो इसको डेटेरेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, फिर है प्रिवेंटिव थ्योरी, रोकथाम का नज़रिया। दूसरी थ्योरी जो है रोकथाम, मतलब वो रोकने का काम करेगी ताकि लोग रुकें। ठीक है, ताकि लोग रुकें। प्रिवेंटिव थ्योरी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस नज़रिया का जो मसला है, इस नज़रिया का जो मकसद है वो ये है प्रिवेंटिव थ्योरी में कि वो जो है किसी भी जुर्म करने वाले को रोकने की कोशिश करेगी और वो ऐसी सज़ा रखी जाएगी जिससे वो डरे कि भाई अगर हम ये अपराध कर देंगे तो हम इसमें जो है ताउम्र के लिए हमको कैद हो सकती है। ठीक है, तो और इस नज़रिए के मानने वाले लोग जो हैं लोगों को ये मानते हैं कि अगर कोई किसी शख्स ने जुर्म किया है तो इस नज़रिए का ये मानना है कि उसको सज़ा होनी चाहिए। वो इसमें जो है सज़ाए मौत की बात तो नहीं करते हैं लेकिन ताउम्र कैद की बात करते हैं। ठीक है, फिर है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये इस्लाह की बात करेगी। किसी शख्स ने अगर अपराध कर दिया तो वो क्या करेगी, उसकी इस्लाह की बात करेगी, इसको बदले, समझने की कोशिश करेगी कि वो अपराधी बना क्यों, उसने ये मुल्जिमाना जहनियत क्यों अपनाई, ये बताने को, ये समझाने की कोशिश करेगी। और वो जब ये समझ जाएगी तो उसमें क्या होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी में कि जो है उसको इस्लाह के लिए, इस्लाह की तरफ ले जाते हैं, उसको काम सिखाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा एक 2012-13 दिल्ली में गैंगरेप हुआ और उसमें एक शख्स जो था, वो एक जो अपराधी था उसकी उम्र 17 साल की थी। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भारत में एक कानून था कि जो 18 साल से कम उम्र का होगा और वो अपराधी होगा तो उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उस शख्स को सजाए मौत नहीं दी गई। लोगों ने बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया, लोगों ने जो है सड़कें जाम करी और कहा कि नहीं, इसको भी जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन कानून कानून है और भारत में आईनी कानून का ये मकसद भी था जिसमें ये कहा गया था कि अगर जिस वक्त जो अपराध हुआ, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज बोलते हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल। जब हम आईनी कानून पढ़ेंगे तो हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे, अभी खाली समझ लिख लीजिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप आज के दिन कोई चोरी कर रहे हैं और उस दिन की चोरी की सज़ा जो है 3 साल है, तो और 2 तारीख को सज़ा बढ़ जाती है, तो क्या आपको 2 तारीख वाली सज़ा मिलेगी? तो इसका मतलब यह है कि नहीं, 2 तारीख वाली सज़ा आपको नहीं मिलेगी, आपको वही सज़ा मिलेगी जो 1 तारीख को जो अपराध आपने किया वही सज़ा मिलेगी।
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इसको बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है ये, ठीक है, 20 क्लॉज 2 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इस्लाही नज़रिया जो है अब जो है समाज में और दुनिया में इस्लाही नज़रिए पे काम हो रहा है, और वो समझ रहा है कि अगर कोई शख्स जिसने अपराध किया है उसकी इस्लाह की जा सकती है तो उसको इस्लाही नज़रिए के तौर पे उसको ओपन जेल में रखा जाए, उसको काम सिखाया जाए, कारपेंटरी का काम सिखाया जाए, टेलरिंग का काम सिखाया जाए, और जो है उसकी इस्लाह की जाए, ताकि अगर उसके पास पैसा होगा, क्योंकि ये मान के चलते हैं जो अपराधी होते हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है या वो पैसे की कमी होती है, तो वो इस वजह से काम करते हैं, तो उनको इकोनॉमी उनकी सुधार दी जाए या इकोनॉमिक स्टेटस उनका सुधार दिया जाए तो वो अपराध नहीं करेंगे। इस नज़रिए के मानने वाले लोगों की ये राय है, ठीक है। फिर एक मुआवजी नजरिया है, मतलब कंपनसेशन थ्योरी, ठीक है। कंपनसेशन थ्योरी क्या कहती है? कंपनसेशन थ्योरी में मुआवजा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। मुआवजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है, और उसमें जो है नज़रिया भी यही कहता है, इस नज़रिए के मानने वालों लोगों का ये कहना है कि अगर किसी शख्स को जो है सज़ा दी जा रही है तो उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको मुआवजा मिलता है इस थ्योरी के अंदर। एक है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इस नज़रिए के मानने वाले लोग बड़े बड़े लोग हुए हैं मानने वाले, जैसे इमैनुअल कांट एक बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने भी इस बात को बोली कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स का कत्ल किया है तो उसका भी कत्ल हो जाना चाहिए। और अगर किसी शख्स ने, इसमें 2-3 कोटेशन चलती हैं, इस नज़रिए के मानने वाले लोग क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी शख्स की आँख फोड़ दी तो दूसरे शख्स को भी उसकी आँख फोड़ देनी चाहिए। दांत अगर किसी ने दूसरे शख्स का तोड़ दिया है तो वो भी उसका दांत तोड़ सकता है, तो इसको बोलते हैं आई फॉर एन आई, टूथ फॉर ए टूथ। परंतु इसमें गांधी जी का कहना था कि वो ये कहते थे कि अगर आप किसी शख्स ने आपकी आँख फोड़ दी तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी से वो थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखते थे, और वो ये कहते थे कि अगर किसी शख्स ने अगर हम किसी ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरा समाज, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, किसी ना किसी शख्स ने हक ज़रूर मारा होगा। इसलिए उनकी थ्योरी क्या कहती है, उनकी थ्योरी कहती है कि अगर ऐसा मसला है तो आप माफ़ कर दीजिए, हो सकता है उसके अंदर कुछ इस्लाह हो जाए, उसकी कुछ बदलाव आ जाए, ठीक है। तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मेन मकसद ये है, जो इंतकामी नज़रिया, इसका नाम ही है इंतकामी नज़रिया, और इंतकामी नज़रिए का मेन मकसद ये है कि अगर किसी शख्स ने अपराध किया है तो उसके साथ वही हो जो उसने दूसरे शख्स के साथ किया था। इंतकामी नज़रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को आपको किसी का सवाल हो इस चीज़ पे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग का किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे देखते हैं। कोई सवाल है आप लोगों का? अब ये देखिए, वो चीज़ पे हम बाद में आएंगे, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी शख्स ने किसी के हक की हक तलफी करी है तो अब उसके पास क्या तदारुक है, उसके पास क्या रेमेडीज बची हैं, ठीक है। हमने तकनीक समझी, अब हम ये समझते हैं कि उसके पास क्या रेमेडीज बची हैं। रेमेडीज क्या हो सकती हैं आपकी नज़रिए में, क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले शुरू की क्लास में बताया, रेमेडीज उसके पास ये है कि अगर दीवानी का कानून है, यानी सिविल लॉ है, और सिविल लॉ में किसी शख्स ने मुआहदा किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी, तो अब क्या होना चाहिए? मुआहदे की अगर खिलाफ वर्जी हो गई है तो वो क्या करेगा? वो शख्स जो है मुआहदे की खिलाफ वर्जी पे पहले तो उसको नोटिस भेजेगा 15 दिन का कि जनाब आपका और हमारे बीच में ये मुआहदा हुआ था और आपने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी है, तो आप जो है इसका जल्दी से जल्दी या तो इसको जो है अमली जामा पहनाइए, नहीं तो फिर जो है हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देता है, वैसे तो आपको नोटिस की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, अगर उसने खिलाफवर्जी कर दी तो तुरंत आप मुकदमा डाल दें, लेकिन आप नोटिस के जरिए अदालत ये कहती है कि इन्होंने कोशिश की थी आपसी सहमति से इस मामले को निपटाने की, लेकिन अगर उसने आपसी सहमति से इस मामले को नहीं निपटाया तो फिर अदालत क्या करती है, वो देखेगी कि इन्होंने नोटिस भी भेजा था, नोटिस सर्व हुआ, नोटिस के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अब ये जो है मुकदमा डालेंगे। मुकदमा डालने के बाद ये अपना पक्ष रखेंगे, अगर वो आता है अपना पक्ष सुनाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और इनको जो है मुआहदे की खिलाफवर्जी पे जो है इनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो यानी आपके पास दीवानी के कानून में क्या क्या चीजें रह गई। दीवानी के कानून में अगर दीवानी के कानून की कोई खिलाफवर्जी करता है या मुआहदे की खिलाफवर्जी करता है जो दीवानी के कानून के अंदर आता है, तो आपके पास क्या बचा, मुआवजा बचा। दूसरी जो चीज बची वो बची स्पेसिफिक रिलीफ, यानी आप कहोगे कि जनाब आप यही चीज जो मुआहदा हुआ था वो करिए। एक इसमें एक बड़ा केस है और जबरदस्त केस है कि एक बहुत बड़े गायक जो है उन्होंने मुआहदा किया कि मैं 8 दिन महीने के आपके यहाँ गाने आऊँगा। 6 दिन वो आए और 6 दिन के बाद अगला जो 2 दिन बचे थे उन्होंने लिखित में भेज दिया कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आज गा नहीं पाऊँगा। अब इस शख्स ने क्या किया था, एक बड़ी पार्टी बुला रखी थी, लोगों को बुला रखा था कि एक बड़ा इवेंट है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े सिंगर आ रहे हैं, आप जो है उस सिंगर को सुनने के लिए आइए। अब उस सिंगर ने जब ये मना कर दिया तो उनका तो नुकसान हो गया। अब वो क्या क्या चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, तो आप अपने वकीलों वाला दिमाग आप लगाइए, वो क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। तो वो मुआवजा ले सकते हैं कि जितने लोगों का टिकट की वो वापस ही करेंगे तो वो उतना आप उन्हें देना पड़ेगा। दूसरा, उस दिन के जो पैसे उनको मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, ठीक। लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा जा सकता है, गायक की तरफ से क्या कहा जा सकता है, गायक की तरफ से ये कहा जा सकता है सिंगर की तरफ से कि जनाब मेरी जो तबीयत ख़राब हुई मुझे पता नहीं था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी, आप मुझे जो है उतने दिन का पैसा मत दीजिए जो आप मुझे देते, 6 दिन का मुझे पैसा दे दीजिए। क्या वो शुरू के 6 दिन का पैसा भी रोक सकते हैं, ये एक सवाल है। इसका जवाब आप लोग ढूंढिए और आपको जवाब मिल जाए तो अगली क्लास पे ये बताइए, क्या उसको आप मुआहदा हुआ 8 दिन का, 6 दिन वो उसने गाना गा के गया, जो 2 दिन रह गए उसमें वो नहीं आया। अब इसके एवज में जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुआहदा किया था, उसने उसके 6 दिन पहले के भी पैसे रोक लिए। तो अब आप लोगों के ऊपर ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा ढूंढ के, रिसर्च करके, कि बताइएगा कि क्या वो शख्स उसके 6 दिन के जो जिसमें वो आया है वो भी रोक सकता है, और उसके पास क्या तदारुक होगा, उसके पास क्या रेमेडीज होगी अपना पैसा क्लेम करने का, ठीक है। फिर फौजदारी का कानून क्या कहता है, और फौजदारी के कानून में क्या तदारुक है। फौजदारी के कानून में मुआवजा तो है ही है, लेकिन अगर जैसे फौजदारी के कानून में किसी क्रिमिनल लॉ में अगर किसी शख्स ने चोरी करी तो उसको नाजायज फायदा हुआ, एक शख्स का नाजायज नुकसान हुआ, तो जिसको नाजायज फायदा हुआ वो क्या करेगा, वो उस शख्स को वापस करे सामान, या उसके एवज में वो पैसा दे इतना। जैसा अगर किसी शख्स ने ये पेन चुरा लिया तो ये पेन की जो कीमत है या तो ये पेन लौटा दे, ठीक, और या फिर जो है या पेन लौटाने के साथ साथ वो या ये कह दे कि हम इस पेन के पैसे दे देंगे, क्या उसकी सजा माफ हो जाएगी, ये एक सवाल है। अगर सवाल समझने की कोशिश करिए, सवाल ये है कि जिस शख्स ने ये पेन चुराया और उसने कहा कि जनाब मैं आपको पेन के बदले पैसे दे दूंगा, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी, जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है पेन चुराने की वो खत्म हो जाएगी। बताइए, सोचिए, इस पे सोचने में मजबूर हुई है, जवाब मैं इसका दूंगा आपको। तो ऐसे मामले में होता क्या है, किसी शख्स ने पेन चुराया, पेन जब उसने चुरा लिया तो अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने में दर्ज होती है, और अभी भारतीय न्याय संहिता के तहत आप फोन से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, ईमेल डाल के भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन बाद जाना पड़ता है आपको अपना विटनेस कराने के लिए। सवाल यह है कि अगर उसने ये कहा कि जनाब अपना पेन ले लीजिए, मुकदमा वापस कर लीजिए, तो हो सकता है क्या मुकदमा वापस हो जाए। सोचिए, ऐसे मामलों में जहां पे मिकदार कम है, जहां पे मुआवजा कम है, या जिनमें लिखा हुआ है
कि अगर पार्टी चाहे तो उसको कंपाउंड करा ले, शब्द है कंपाउंड यानी कॉम्प्रोमाइज, उसको आम भाषा में कहेंगे, तो पार्टी चाहे तो उसको कॉम्प्रोमाइज करा सकती है अगर दूसरी पार्टी तैयार है। अगर दूसरी पार्टी तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर मुकदमा चलेगा, सजा पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी शख्स का आपने पेन चुरा लिया और उसने मुकदमा दर्ज कर दिया तो अब ये स्टेट के खिलाफ मामला हो गया, इसमें उस शख्स की तो रोल होगा, उसमें फिर रोल सरकार का भी होगा, स्टेट का भी होगा, क्योंकि सरकार यानी स्टेट की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और आपने किसी शख्स की सामान की चोरी की है तो आपने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फ्रिंज किया है, उसमें जो है आपने बाधा डाली है। तो अब आप इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व हो गया, अब ये दो लोगों के बीच की बात नहीं रही, अब इसमें समाज भी इन्वॉल्व है और आप यानी एक शख्स जो चोर है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब जब दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें फिर एक शख्स की राय से, मतलब दो लोगों की राय से फिर ये खत्म नहीं होता है। अगर लिखा हुआ है कानून में कि खत्म हो सकता है तो खत्म हो सकता है, नहीं तो फिर ये खत्म नहीं होगा, पैरवी करनी पड़ेगी और कार्रवाई होगी, ठीक है। जैसे अक्सर लोग क्या होता है कि आजकल रेप यानी बलात्कार के मामलों में पहले तो जो है मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद लड़का लड़की शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद वो अदालत के पास पहुंचते हैं कि जनाब हमने तो शादी कर ली, तो अब ये जो रेप का मुकदमा है इसको खत्म कर दीजिए। अदालत कहती है कि जनाब जिस वक्त ये कानून जुर्म हुआ था उस वक्त आपके ऊपर आरोप था। कभी कभी क्वैश भी कर देती है, खत्म भी कर देती है, और कभी कभी क्वैश नहीं करती है, ठीक है, फिर उनका मुकदमा चलता रहता है। तो ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि इस मामले में जो बलात्कार या रेप का मामला है, ऐसे मामले में यह अपराध जो है बड़ा अपराध है, इसमें कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। और आपको फिर हाई कोर्ट जाके 482 में जो पुरानी वाली सीआरपीसी थी उसके तहत जाके आपको एफआईआर क्वैश करानी पड़ती है, तब जाके कार्रवाई होती है, और उसमें भी कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो खत्म करे, नहीं चाहे तो ना क्वैश करे, ठीक है। ये चीज जो है कोर्ट के पास है। तो ये आपके पास एक तदारुक है फौजदारी के कानून में। फौजदारी के कानून में आपको मुआवजा मिल सकता है, सजा मिलेगी उस शख्स को जिसने जुर्म किया है। स्पेसिफिक रिलीफ का मामला भी हो सकता है, क्योंकि आप कह सकते हो कि जनाब मेरा पेन है, मेरे लिए वो मोबाइल फ़ोन, मेरे लिए वो चश्मा इंपॉर्टेंट था, मेरे दादा का एक ट्रेजरी थी वो चीज़, तो वो चीज़ मुझे वापस चाहिए, तो वो चीज़ भी वापस आपको दिलवाएगी, सरकार दिलवाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो तदारुक है वो क्या क्या तदारुक दीवानी और फौजदारी के कानून में अवेलेबल है। फिर रिट्स की हमने बात करी कि रिट्स क्या होती है। वो रिट्स समझने के लिए आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ रिट्स, ठीक है। ये कंपनसेशन मुआवजे की बात जो है अभी हम देख रहे थे कि सिविल कानून और फौजदारी कानून में रिट्स मुआवजे की बात हो रही है, ठीक है। रिट्स जो है भारत का आईनी मामला और आईनी कानून के तहत जो है शख्स को रिट्स का मामला है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप ये देखिए कि आर्टिकल 32 में, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है भारत का आईन का अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद भी कर लीजिएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है कि उस शख्स को मतलब जो भी भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं भी है, क्योंकि कुछ आईनी बुनियादी हुकूक वो उन लोगों के लिए भी अवेलेबल हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। तो अगर किसी शख्स के बुनियादी हुकूक जो पार्ट 3 में दे रखे हैं, यानी पार्ट 3 में जो है बुनियादी हुकूक है, भारत में के आइन में कई भाग हैं, उसमें जो पार्ट 3 है उसमें बुनियादी हुकूक का जिक्र है, और बुनियादी हुकूक में ये तदारुक दे रखा है, ये रेमेडीज दे रखी हैं, आईनी तदारुक है, और उसमें जो रिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो है रिट्स, ये 5 तरीके की रिट्स हैं, ठीक है, 5 तरीके की रिट है। इसको डिटेल में तो हम जब करेंगे, जब हम आईनी कानून की बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये जो पहली रिट है इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेबियस कॉर्पस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को गैर जरूरी तरीके से, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से किसी शख्स को बंदी बना लिया है, तो वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जा सकता है 32 में, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आइन का हुकूक जो है बुनियादी हुकूक उसके 32 में, आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जा सकता है 226 में। सुप्रीम कोर्ट 32 में,
हाईकोर्ट 226 पे, ये याद रखिएगा। और वो अदालत के सामने ये बात रखेगा ड्राफ्टिंग के जरिए, अपनी पिटीशन के जरिए, कि जनाब मुझे गैर जरूरी तौर तरीके से इन्होंने बंदी बना लिया था, या उसके परिवार के लोग जो है ये कहेंगे कि हमारा एक भाई है ए, वो मिल नहीं रहा है, और जो है उसको फला लोगों ने अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है। तो आप जो है आदेश पारित कर दीजिए, एक रिट जारी कर दीजिए हेबियस कॉर्पस की उन लोगों के खिलाफ, ठीक है। और वो रिट जारी हो जाएगी, उस रिट को बोलेंगे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। वो शख्स क्या डालेगा, वो शख्स डालेगा पिटीशन आर्टिकल 32 में कि जनाब मैं आपसे गुहार करता हूँ, अदालत के सामने पेश होगा कि जनाब मैं आपके सामने गुहार करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है रिट डाल दीजिए, रिट आदेश कर दीजिए, रिट का आदेश कर दीजिए हेबियस कॉर्पस का, क्योंकि हमारे एक शख्स को बंदी बना के रखा हुआ है। और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही है यू मे हैव दी बॉडी, कि आपके पास उस शख्स की जो है बॉडी है। बॉडी से मतलब वो बॉडी से मतलब वो जिंदा भी हो सकता है, ये मत समझिएगा कि वो जो है उसकी बॉडी खाली जो है बगैर रूह के है, मतलब बॉडी का मतलब रूह के साथ वाली बॉडी, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस जिंदा आदमी के लिए बात हो रही है हेबियस कॉर्पस में, ठीक है। तो यू मे हैव दी बॉडी, आपको उस शख्स की को पेश करना पड़ेगा, और जो है फिर ये रिट इशू होती है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का ये काम है। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि हेबियस कॉर्पस एक मात्र ऐसी रिट है जो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है। मतलब बाकी रिट तो किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन के या सरकारी अमले पे होगी, लेकिन ये जो रिट इशू करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो रिट इशू करेगा किसी एक इंडिविजुअल पे भी कर सकता है और इंस्टीट्यूशन पे भी कर सकता है। पुलिस से भी बोल सकता है कि भाई अगर आपने किसी को गैर जरूरी तरीके से बंदी बना रखा है, आप छोड़िए उसको, ठीक है, या उसके बारे में आप हमें बताइए कि वो आपके पास है या नहीं। किसी इंडिविजुअल को भी कर सकता है, किसी एक्स को भी बोल सकता है, वाई को भी बोल सकता है कि भाई आपने अगर इसको बंदी बना रखा है तो उसके बारे में हमें बताइए, या उसकी बॉडी हमें दीजिए, मतलब उसको पेश करिए हमारे सामने, ठीक है। तो ये हेबियस कॉर्पस की रिट है कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है। बाकी रिट में एक मसला है, ये है कि आप एक बार के बाद दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन हेबियस कॉर्पस के लिए आप दोबारा तिबारा ये जितनी बार चाहें आप उतनी बार जा सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हेबियस कॉर्पस की खासियत है, ठीक है। दूसरी रिट जो है वो है मैंडेमस। मैंडेमस मैंडेमस का मतलब है कमांड। सरकार के सामने आप पेश होंगे अपना ड्राफ्ट लेके, पिटीशन लेके, सरकार यानी अदालत के सामने आप पेश होंगे। अदालत के सामने आपने पेश हुआ, आपने ड्राफ्ट बनाया, पिटीशन बनाई, पिटीशन बनाने के बाद अदालत के सामने आपने पेश की, और आपने अदालत से गुहार करी। आपने गुहार करी कि जनाब आप फला इंस्टीट्यूशन को ये कमांड कर दीजिए, यानी मैंडेमस की रिट इशू कर दीजिए। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, यानी कोर्ट कमांड कर रहा है कि जनाब आप ये काम करिए, और वो सरकार से कहेगा कि सरकार को ये काम जो है करना है, ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो गलत है, ठीक है। ये कमांड करने की जो रिट है इसको बोलते हैं मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस। फिर तीसरी रिट जो है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये असल में ये निचली अदालतों को भेजा जाता है एक तरीके का आदेश, जैसे स्टे ऑर्डर इसको बोलेंगे, ठीक है। कि अदालत में कानूनी कार्रवाई अभी चली रही है, तो वो क्या करेंगे, आगे की कार्रवाई पे रोक लगाते हुए कहेंगे कि जनाब यहाँ पे जो है आप कोई कार्रवाई मत करिएगा, और हमने इस पे प्रोहिबिशन का ऑर्डर जारी कर दिया है। फिर सर्ट्यूररी क्या है कि अगर किसी निचली अदालत ने कोई मुकदमे की सुनवाई कर दी और उस पर सजा डाल दी है, जब मुकदमा पूरी तरीके से सुन लिया है, तो अब उसके आदेश पे रोक लगा दी जाती है कि आप उस पर आदेश जो आपने दिया था उसकी आदेश की रोक लगा दी जाती है। फिर है को वारंटो। ये को वारंटो जो पांचवी किस्म की रिट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है किसी शख्स से ये पूछ सकते हैं कि जनाब आपकी क्या व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या इसमें जो है ताकत है, आप जो है कैसे इस जो है इस काम को कर सकते हैं। को वारंटो में जैसे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक शख्स ये कहता है कि मैं दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूँ, या आपके शहर का जो भी आपका शहर है उस शहर का एक आदमी आके बैठता है और कहता है कि जनाब मैं यहाँ का मजिस्ट्रेट हूँ और बाकी सारी फाइलें आप मेरे पास लेके आएंगे। तो कोई शख्स ये जाके कह सकता है कि जनाब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या अथॉरिटी है, आप किस बुनियाद से बैठ रहे हैं,
आपके पास कोई कागज़ है जो यूपीएससी ने आपको दिया हो या जो भारत सरकार ने दिया हो या प्रदेश सरकार ने आपको दिया हो जो आपको नियुक्त करता हो, तो आप अथॉरिटी उससे सवाल पूछ सकती है, मतलब कोर्ट उससे ये पूछ सकती है आपने किस हैसियत से ये काम किया है, उसको बोलेंगे को वारंटो। को वारंटो की रिट आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इशू करवा सकते हैं किसी शख्स के खिलाफ जिसने कोई काम ऐसा किया हो जो उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं था। ठीक है, तो आप उससे कहेंगे या रिट के जरिए आप ये कहलवाएंगे कि आपकी क्या अथॉरिटी थी जो आपने ये काम किया। ये को वारंटो की रिट से इशू हल हो सकता है। ठीक है, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया 1980 में इस पे तरमीमी कानून भी आया और जो है आर्टिकल 39 कैपिटल ए को जोड़ा गया कि आवाम के जो मकसद हैं या आवाम के जो इंटरेस्ट है उसके लिए कोई याचिका अगर डाली जाए, कोई कोर्ट में पैरवी की जाए, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला जो केस था वो था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और उसमें काफ़ी लोग जो हैं जेलों में बंद थे और काफ़ी बड़ी तादाद थी जेलों में बंद थी जो जिनकी सज़ा भी नहीं हुई थी और वो अंडर ट्रायल्स रह रहे थे। दो तरीके के लोग जेल में रहते हैं, जिन पे सज़ा हो गई होती है या जिनका अभी सज़ा मिलने वाली होती है या कार्रवाई उनकी कोर्ट केस की कार्रवाई चल रही होती है। ठीक है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मेन मकसद ये था कि जो याचिकाएं जिनके पास वकील नहीं होते थे वो अपनी बात नहीं कह पाते थे, जो आवाम के मसले थे वो उसको सुनवाई नहीं कर पाते थे। जैसे अभी प्रदूषण का मामला है, पोल्यूशन का इशू है, माहौलियाती तब्दीली हो रही है समाज में, तो ऐसे मामले में तुरंत क्या है आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 में, और जनहित के मुद्दे जो हैं, जो अवामी मसले हैं उनको उठा सकते हैं। ठीक है, और उसे उठाने के बाद जो है कोर्ट उसमें आदेश पारित करेगी। ठीक, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो लेटर लिख सकते हैं चीफ जस्टिस साहब को, आप लेटर लिख सकते हैं जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, बाई पोस्ट लेटर भेज सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। इसके जरिए जो है आप अपनी बात चीफ जस्टिस से कह सकते हैं और वो चाहे तो उस पर कॉग्निजेंस ले ले और जो है कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, इसको जनहित याचिका बोलते हैं। इस चैप्टर में यही था। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो अगले चैप्टर में इसका पार्ट 2 करेंगे, जो तदारुक है पार्ट 2 की, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल है तो बताइएगा और फिर उस सवाल को हम जो है लेंगे। कोई सवाल है आप लोगों का? अगर कोई सवाल नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।